हेलो एंड वेलकम टू इन्वेंटरी मैनेजमेंट का ये सवाल है डस्टी को। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर एक करंट पोजीशन है हमारी इन्वेंटरी मैनेजमेंट की, और एक हमारी ईओक्यू वाला लेवल है, और एक हमारा बल्क ऑर्डर है। सही है, तो हमें इसमें ये चीज़ चेक करनी है कि इफ़ वी आर स्विचिंग फ्रॉम अवर करंट पोजीशन टू ईओक्यू या बल्क ऑर्डर, तो हमारी हमें मतलब कहाँ पर स्विच करना चाहिए ना। तो हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे जिसमें हमें ये पता चलेगा कि दोनों केसेस में यानी ईओक्यू में और बल्क ऑर्डर में सेविंग हमें कितनी आ रही है। ठीक है, अब जैसे मैं अगर क्वेश्चन को पढ़ूं यहाँ से करंट पोजीशन से, तो हमारे Dusty Co purchases 1.5 million units of component K each year and assumes that the component and consumes the component at a constant rate. The purchase price of the component is 14 per unit. The company places 12 orders each year. ठीक है, 12 orders place करती है, तो if we divide 1.5 million by 12, तो हमारे number of units in each order आ जाएगा। ठीक है, inventory of the component K in the financial statements of Dusty is equal to the average inventory of the component K। सही है, एवरेज इन्वेंट्री के बराबर रखते हैं उसको। ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट के एक्सक्लूडिंग द फाइनेंस कॉस्ट, अच्छा यानी फाइनेंस कॉस्ट भी कहीं ना कहीं होगी, तो उसे हमें देखना पड़ेगा, इज 0.21 पर यूनिट। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 0.21। द ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज 252 पर यूनिट। सही है, और देन ईओक्यू के अंदर कोई ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, और चले पढ़ लेते हैं इसको। बल्क को विशेस टू इन्वेस्टिगेट whether basing ordering of the component K on the economic order quantity will reduce cost। ठीक है, वो ये पता करना चाहता है कि क्या EOQ पे स्विच करने के बाद कुछ कॉस्ट हमारी कम होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमें हमें उनको करके देना पड़ेगा। बेसिकली हम ये कैलकुलेशन करेंगे। देन इफ वी टॉक अबाउट बल्क ऑर्डर डिस्काउंट, तो इसमें ये है कि द सप्लायर ऑफ द कंपोनेंट के हैज ऑफर्ड डस्टी a discount of 0.5% on the purchase price of component K provided the company orders to 50,000 units per order। वो कह रहा है कि बल्क ऑर्डर जिससे वो बल्क में परचेज कर रहे हैं ना सप्लायर से, सप्लायर ने कहा है कि अगर हर ऑर्डर में तुम हमें 2.5 लाख यूनिट्स ऑर्डर करो ना, तो मैं तुम्हें परचेज प्राइस के ऊपर 0.5% डिस्काउंट दे दूंगा। ये किसने बोला है? सप्लायर ने बोला है। किसको बोला है? डस्टी को बोला है कि if you order us 250,000 units in each order, then we'll be giving you 0.5% discount on the purchase price। ठीक है, आगे देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है Dusty has no cash but has access to short term finance via an overdraft facility at an interest rate of 3%। ठीक है, वही जो इंटरेस्ट रेट की ऊपर बात की थी हमने फाइनेंस कॉस्ट की, तो वो उन्होंने यहाँ बता दिया कि इनके पास शॉर्टेज ऑफ कैश है, तो जब इनको मतलब लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ती है तो ये क्या करते हैं, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, और ओवरड्राफ्ट में अभी जो करंटली इनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो कितना है? 550,000, यानी 5,50,000 की वो अभी फ़िलहाल यूज़ कर चुके हुए हैं। ठीक है, और जो इंटरेस्ट रेट इनको पड़ती है वो 3%। तो आए देखते हैं कि करंट पोजीशन के अंदर इनको क्या कॉस्ट पड़ेगी, होल्डिंग प्लस ऑर्डरिंग, एंड देन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और बल्क ऑर्डर क्वांटिटी में कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो बेसिकली हम करेंगे ये कि पहले हम कॉस्ट्स निकालेंगे और फिर हम ईओक्यू की और बल्क ऑर्डर की कॉस्ट को करंट वाली पोजीशन के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कहाँ हमें फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है। तो जहाँ फ़ायदा ज़्यादा होगा हम उस मैनेजमेंट ऑप्शन की तरफ यानी उस ऑप्शन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम करंट पोजीशन पे जहां पर हम स्टैंड कर रहे हैं ना वहां पर आते हैं। मैं यहां पर करंट पोजीशन लिख दूं, पोजीशन। ठीक है, लेट इट रिमेन बिग, कोई मसला नहीं। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ ईच ऑर्डर टाइम्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर 12 है और कॉस्ट ऑफ ईच ऑर्डर 252 है, ये लिखी हुई, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब सेकंड नंबर पर इन्वेंट्री यूनिट्स पर ऑर्डर। इन्वेंट्री यूनिट्स पर
ये होल्डिंग कॉस्ट के लिए, होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास कि एवरेज इन्वेंट्री टाइम्स होल्डिंग कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट। ठीक है, तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए हमें पहले इन्वेंट्री पता होनी चाहिए ना ईच ऑर्डर में। तो ईच ऑर्डर में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो टोटल यूनिट्स हमने पूरे साल में ऑर्डर किए होते हैं ना, उसको हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे हर ऑर्डर के अंदर जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो आ जाते हैं। एवरेज इन्वेंट्री के लिए ये किया जाता है कि जो हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच ऑर्डर होते हैं उसको हम उसका 50% एज्यूम करते हैं कि ये हमारी एवरेज इन्वेंट्री है। तो मैं यहाँ पर बेसिकली डिवाइडेड बाय 2 इसलिए कर रहा हूँ। होल्डिंग कॉस्ट इज नथिंग बट एवरेज इन्वेंट्री टाइम्स होल्डिंग कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट। तो मेरे पास 13,125 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट को और होल्डिंग कॉस्ट को सम अप कर लूंगा। तो मेरे पास 16,149 आ गई है करंट पोजीशन के अंदर। अब हम ईओक्यू पे जाते हैं। ईओक्यू पे जाने के लिए सबसे पहले हमें देखो, ईओक्यू का वो फॉर्मूला होता है, यानी ईओक्यू का मतलब ये होता है वो नंबर ऑफ यूनिट्स जहां पर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट बराबर हो जाए। ठीक है, तो जहां हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट जिन नंबर ऑफ यूनिट्स पे बराबर होती है ना, उसको हम कहते हैं ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं ना, तो हमें इन्वेंट्री पर ऑर्डर के कॉलम में आकर, सॉरी इस सेल में आकर हमें नंबर ऑफ यूनिट्स ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 टाइम्स एनुअल डिमांड, 2 टाइम्स एनुअल डिमांड टाइम्स ordering cost of each unit, ordering cost of each order divided by holding cost of each unit। और ये सारा हमारे पास रूट में होता है, तो मैं इसकी पावर 0.5 लगा देता हूँ, बिकॉज अंडर रूट इज 0.5 पावर ना। तो मेरे पास 60,000 आ गया। ठीक है, अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 252, यानी कॉस्ट ऑफ ईच ऑर्डर टाइम नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए क्या करूंगा मैं, मेरी जो एनुअल डिमांड है, यानी जो पूरे साल मैंने जितने नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज किए हैं उनको मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच ऑर्डर। और इस केस के अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच ऑर्डर इज अवर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। 6300 आ गया। अब जैसे मैंने शुरू में कहा था, लॉजिकली, थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली ईओक्यू हमारे वो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जहां पर हमारी होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा इक्वल होती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां नीचे आऊंगा, सॉरी मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा ना, एवरेज इन्वेंट्री। तो ये आ गया। अब देखना जादू, जादू ये होगा कि यहां पर जो हमारी होल्डिंग कॉस्ट होगी ना, यानी एवरेज इन्वेंट्री टाइम्स होल्डिंग कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट, ये भी हमारी 6300 ही आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा ईओक्यू होते ही वो नंबर ऑफ यूनिट्स है जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट बराबर आ जाए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है हमें कुछ ना कुछ सेविंग हुई है। किस पर सेविंग हुई है हमें, ऑर्डरिंग कॉस्ट के ऊपर और होल्डिंग कॉस्ट के ऊपर। सही हो गया। तो मैं यहां पर आऊंगा और मैं यहां पर इसको प्रीवियस कॉस्ट माइनस दिस कॉस्ट, देखो 3549 का 3549 की हमें सेविंग हुई है। इफ वी स्विच टू ईओक्यू तो हमें इतनी सेविंग हुई है ऑन ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, अब देखो एक चीज यहां पर काम की है, काम की चीज ये है कि इफ वी लुक एट द एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री को देखें, पहले हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री कितनी थी, 62,500 ना, 62,500। अब कितनी है हमारे पास, 30,000। तो इसका मतलब है जब हम ईओक्यू पे स्विच कर रहे हैं तो एवरेज इन्वेंट्री हमारी 32,500 कम हो गई ना। तो इसका मतलब है कि 32,500 की जो एवरेज इन्वेंट्री कम हुई है व्हेन वी आर स्विचिंग टू ईओक्यू, तो उस एवरेज इन्वेंट्री के कम होने की होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर सेविंग तो ये आ गई हमारे पास, जो हमने अब तक बड़े अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर ली। लेकिन मसला पता है क्या है, मसला ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास है कैश की शॉर्टेज
और हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज कर रहे हैं जिस पर हमें 3% एनुअल पेमेंट करनी पड़ रही है। तो देखो इन 32,500 यूनिट्स जो हमने नहीं रखे हुए व्हेन वी आर स्विचिंग टू EOQ, इनकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट की सेविंग तो ये आ गई। तो इस पर हमें परचेज, देखो मतलब 32,500 की यूनिट्स हमने परचेज नहीं किए ना, तो इनकी परचेज कॉस्ट पे तो सेविंग आई है हमें। तो उस परचेज कॉस्ट पर हमें जो सेविंग आई है वो सेविंग हम यूज करेंगे और उस सेविंग की वजह से हमें इंटरेस्ट की सेविंग होगी। समझ में आ रही है? मैं कैलकुलेशन करता हूं फिर ज्यादा अच्छी समझ आएगी। सेविंग्स ऑन फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। यहां पर मैं आता हूं और यहां पर मैं ब्रैकेट लगाता हूं। सबसे पहले देखो इतने नंबर ऑफ यूनिट्स EOQ के केस में हमने नहीं रखे हुए ना, तो इन नंबर ऑफ यूनिट्स को मैंने परचेज भी नहीं किया होगा, यानी ये जो मैथमेटिकल वैल्यू है ये कॉस्ट, ये कॉस्ट मैं यूज करूंगा, ये पैसे यूज करूंगा उन कामों के लिए जिन कामों के लिए मैं ओवरड्राफ्ट यूज करता हूं जब मेरे पास कैश नहीं होता। तो और इस पैसे के ऊपर मुझे सेविंग कितनी मिलेगी? 0.03, यानी जो मैं वहां इंटरेस्ट पे कर रहा हूं वो इन पैसों के ऊपर मुझे सेविंग आ रही है। तो ये हमारे पास ये चीज आ गई। तो ये चीज समझ आती है ना कि 32,500 यूनिट जो मैंने खरीदे ही नहीं है तो उस पर 14 पर यूनिट की परचेज प्राइस मुझे सेव हुई। ये वाले पैसे मैं वहां यूज करूंगा जहां मैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज कर रहा था, जहां पर मुझे कॉस्ट पड़ी थी 3%, ठीक है। तो उसको इस कैलकुलेटेड वैल्यू के हिसाब से 14 तक हमने पैसे बचाए और उस पर हमने 3% कॉस्ट भी बचा ली, ठीक है। इन पैसों की वजह से हमें 3% कॉस्ट बच रही है। तो हमारे पास जो टोटल सेविंग है यहां पर इस केस के अंदर, वो हमारी टोटल सेविंग होगी, एक तो होल्डिंग कॉस्ट और ये वाली ऑर्डरिंग कॉस्ट, दूसरी इस काम की वजह से जो हमें फाइनेंस कॉस्ट सेव हो रही है। तो टोटल जो हमारी सेविंग है इस केस के अंदर वो है 17,199। अब हम जाएंगे बल्क की तरफ और देखेंगे कि क्या बल्क की सेविंग EOQ की सेविंग से कम है या ज्यादा है। तो इफ वी गो टू बल्क, जब मैं बल्क की तरफ जाता हूं तो उन्होंने कहा था कि बल्क में हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें जो बल्क में पड़ेगी, मैं जीरोस बड़े ध्यान से लगाता हूं, टाइम्स 252, ठीक है, 1512 आ रही है। तो ये बेसिकली हुआ क्या है ये देख लें। 252 तो सिंपल है ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ ईच ऑर्डर है। ये हमारे पास 1.5 मिलियन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स थे और ये हमें प्रपोज किया गया था कि अगर आप 2,50,000 यूनिट्स हर ऑर्डर में लेते हैं तो आपको 0.5% डिस्काउंट मिलेगा। तो 2,50,000 हमने यहाँ पर ले ली। तो टोटल डिमांड को हर ऑर्डर के अंदर जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उससे अगर हम डिवाइड करें, नहीं यानी नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच ऑर्डर, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर सॉरी। तो इन ऑर्डर्स को हम कॉस्ट ऑफ ईच ऑर्डर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। सिंपल। इन्वेंट्री पर ऑर्डर कितनी है? यहाँ पर इन्वेंट्री पर ऑर्डर है 2.5 लाख, हमें उन्होंने बता दिया ना, देखें ये लिखा हुआ। अभी मैं क्या करूंगा, एवरेज इन्वेंट्री के लिए इसको मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, तो 1,25,000 आ गई यहाँ पर। और इसकी होल्डिंग कॉस्ट के लिए मेरी जो एवरेज इन्वेंट्री है इसको मैं 0.21 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 26,250 आ गया। तो यहां पर बज़ाहिर जो हमें सेविंग हो रही है ऑर्डरिंग कॉस्ट और यहां पर हमारी होल्डिंग कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट हमारी ये आ गई, ठीक है। लेकिन देखें इस केस के अंदर कॉस्ट ज्यादा आ रही है। वहां पर हमारी जो कॉस्ट थी पीछे वो हमारी करंट पोजीशन से कम आ रही थी ना, और यहाँ पर कॉस्ट हमारी करंट पोजीशन से ज्यादा आ रही है। खैर इसकी अकाउंटिंग देखते हैं फिर कि इसकी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन हम कैसे करेंगे। उससे पहले हम ये काम करते हैं कि इन्होंने हमें ये कहा था
कि अगर आप 2.5 लाख यूनिट्स पर ऑर्डर लेंगे ना तो आपको 0.5% हम डिस्काउंट देंगे ऑन परचेज प्राइस। तो देखो यहाँ पर मैं आता हूँ, परचेज प्राइस हमारी कितनी है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ था द परचेज प्राइस ऑफ द कंपोनेंट इज $14 पर यूनिट। परचेज प्राइस है 14, ठीक है। हमें डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, हमें डिस्काउंट दिया जा रहा है इसके ऊपर 0.5%, ठीक है। तो हमारी जो प्राइस हमें पड़ रही है ना, प्राइस ऑफर्ड लिख देते हैं, वो है हमारी दिस माइनस द डिस्काउंटेड अमाउंट। हमें 13.93 पर मिलेगा इन्वेंट्री, ठीक है। क्यों हमें 13.93 पे मिलेगा, क्योंकि इन्होंने खुद हमें कहा था कि अगर आप 2.5 लाख पर ऑर्डर लेंगे तो हम आपको 13.93 पर ऑफर करेंगे, ठीक है। ये दिस वाज द प्राइस दैट वाज ऑफर्ड टू अस। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, पहले ये कर लेते हैं, यहाँ पर इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, दिस माइनस दिस, ठीक है। तो ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब हमें इतना जो है ना वो लॉस यानी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, ठीक है। देखो पहले हमारी ये थी ना, अगर इन दोनों को देखें तो इतना हमें कॉस्ट का बेनिफिट हो रहा था उस पर, ठीक है। अब हमारी कॉस्ट सिंस बढ़ गई है यहाँ पर, तो इतना हमें और बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंस ये सेविंग्स का कॉलम है लेकिन यहाँ नेगेटिव फिगर आई है ना, तो इसका मतलब है कि ये सेविंग हमें नहीं हो रही बल्कि कॉस्ट इनकर हो रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं सेविंग इन केस ऑफ, मतलब अगर ये फाइनेंस कॉस्ट के अंदर कुछ सेविंग हमें करके दे रहा है तो उसकी भी कंप्यूटेशन हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर हमारा जो रिवाइज्ड इन्वेंट्री है ना, याद रखना जब भी हमारी रिवाइज्ड इन्वेंट्री पहले वाली से, यानी इसका जो एवरेज इन्वेंट्री वाला फिगर्स है ना, वो नया वाला जब पुराने वाले से कम होता है ना तो हमें बेनिफिट होता है, और अगर नया वाला पुराने वाले से ज्यादा हो, जब नया वाला पुराने वाले से ज्यादा हो तो हमें कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, ठीक हो गया। तो देखो अब हमने क्या किया है, पहले हम परचेज कर रहे थे 62,500 यूनिट्स अब हम परचेज कर रहे हैं 1,25,000 यूनिट्स। तो क्या समझ आ रही है, अब हमारे एक्स्ट्रा नंबर ऑफ यूनिट्स हमने परचेज किए ना इस केस में। पहले हमने इसके ऊपर जो कम नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज किए थे ना, उस पर हमने सेविंग कैलकुलेट की थी। अब हमने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज किए हैं तो इस पर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, सिंपल चीज है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं। ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 1,25,000, ये मैंने कितने पे खरीदे हैं, ये मैंने खरीदे हैं इस पर। ये देखें जो प्राइस हमें ऑफर किया गया था, याद रखना हमने ये प्राइस हमें ऑफर किया गया था ना कि अगर आप 2,50,000 यूनिट्स पर ऑर्डर लेते हैं तो आपको 13.93 का यानी कि आपको डिस्काउंट दिया जाएगा 0.5%। तो उसकी कैलकुलेशन के बाद हमें जो प्राइस ऑफर हुई थी वो इतनी हुई थी, ठीक है। तो ये 1,25,000 यूनिट्स हम कैसे कितनी प्राइस पर हम खरीदेंगे, 13.93। इसमें से हम लेस कर देंगे क्या, इसमें से हम लेस कर देंगे जो पहले नंबर ऑफ यूनिट्स हम ले रहे थे, कितनी प्राइस के ऊपर, 14 के ऊपर, ठीक है। पीछे मैंने डायरेक्ट इसको इसमें से माइनस इसलिए किया था क्योंकि पीछे हम EOQ वाले केस के अंदर दोनों पर हमें 14 पर यूनिट की प्राइस पे हम परचेज कर रहे थे। यहां पर हमें ये वाली ऑफर 2.5 लाख वाली एक्सेप्ट करने की वजह से परचेज कॉस्ट कम पड़ रही है। तो आई होप सो ये चीज क्लियर है, ठीक है। ये चीज, ये अमाउंट हमारे पास आ गई, देखो ये अमाउंट हमारे पास आ गई है इतने की, यानी एडिशनल हमने चीजें इन्वेंट्री खरीदी है, ठीक है। ये एडिशनल जो हमें कॉस्ट आई है, अब इस पे हमें ओवरड्राफ्ट यूज करना पड़ेगा और उस पे हमें कॉस्ट कितनी लगेगी, 0.03, ठीक है। तो ये 25,987 आ रहा है, क्योंकि ये हम पे करेंगे, ये नेगेटिव है ना, ये पे करेंगे हम कहाँ से, ये हम पे करेंगे ओवरड्राफ्ट से। और ओवरड्राफ्ट में हमारे पास कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है हमारे पास 3%, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल सेविंग है, यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट कर देंगे इसकी।
दिस थिंग प्लस दिस थिंग, ये हमारे पास 37,600 की हमारे पास कॉस्ट आई है। लेकिन गेम अभी ख़त्म नहीं हुई है, गेम अभी ख़त्म नहीं हुई है, हमें यहाँ पर एक और सेविंग हो रही है बल्क वाले केस में। क्यों? वो सेविंग हमें 0.5% वाले ऑफर को एक्सेप्ट करने की वजह से हो रही है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक और सेविंग है मेरे पास। सेविंग किसकी वजह से? सेविंग है डिस्काउंट की वजह से, डिस्काउंट अवेल करने की वजह से ना। तो ये सेविंग कैसे कैलकुलेट होगी? देखो, मैं 1.5 मिलियन यानी 15 लाख यूनिट खरीदूं, सॉरी 1.5 मिलियन यूनिट्स में खरीद रहा हूँ। कितने पे खरीद रहा हूँ मैं? 13.93 पे। लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो सेविंग निकालनी है। तो इसकी कॉस्ट प्राइस थी 14, इसको मैं 0.5% से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी सेविंग आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि मेरी सेविंग डिस्काउंट की वजह से 1,05,000 है। ठीक है, यहां पर मुझे सेविंग आ रही है और ऊपर जो था, ऊपर वाले केस तक मेरा कॉस्ट मुझे इनकर करनी पड़ रही थी। तो नेट सेविंग में यहां पर अगर एक और कॉलम ऐड करूं, नेट सेविंग, तो नेट सेविंग मुझे इसमें से मैं एक्चुअली इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास नेट सेविंग आ जाएगी 67,000 इन केस ऑफ बल्क। तो हमारा जजमेंट ये होगा कि हमें बल्क की तरफ जाना चाहिए। ठीक है।